हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण कुमार सुमित एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू योर कैंपस टीचर्स कैंपस। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जो भी बिहार सीईटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं उनके काउंसलिंग के संदर्भ में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में बताया था। एक वीडियो मैंने डाला था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसमें मैंने बताया था कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था कि अगर आपके पास कोई भी मूल सर्टिफिकेट या ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, यानी कि मूल प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप क्या करें। मैंने उसमें बताया था, एक प्रूफ के साथ बताया था कि एक कैंडिडेट का नहीं था तो उन्होंने फिर क्या किया था। तो सारा चीज़ मैंने लेटर भी दिखाया था, कैसे यूनिवर्सिटी से बनवाना है वो भी बताया था। तो उस वीडियो में जाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको देख लें। अब चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है वो है कि काउंसलिंग के संदर्भ में कौन कौन से मुख्य बिंदु होंगे, किस किस चरण से आपको गुजरना होगा। तो LNMU के साइट पे आपको 13 बिंदु दिए गए हैं। मैं वही उसी के शब्दों में उल्लेखित करूंगा, उनको विस्तारित करूंगा कि वो 13 बिंदु क्या क्या हैं जिसके द्वारा आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होगी। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि शेड्यूल जो जारी किया गया है 7 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक का, उस शेड्यूल में कैसे कैसे होगी और काउंसलिंग कितने चरण में है। जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे होंगे कि काउंसलिंग टोटल 3 चरण में होगी, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकेंड और थर्ड। अगर उसके बाद भी सीट बचती है तो फिर स्पॉट। और भी बातें हैं कि काउंसलिंग पूरी होगी या नहीं होगी, किस कंडीशन में होती है। पहले वीडियो देखें और पहले चलते हैं काउंसलिंग के मुख्य बिंदुओं पे। तो इस प्रकार आपके समक्ष प्रस्तुत है अब काउंसलिंग के संदर्भ में बिंदुवार विश्लेषण। तो काउंसलिंग के संदर्भ में बिंदुवार विश्लेषण देखते चले। पहला है सीईटी बीएड 2020 परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का प्रत्येक महाविद्यालय में बीएड कोर्स करने के लिए निर्धारित सीटों की संख्या के बराबर ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। यानी कि 7 अक्टूबर अर्थात आज से जो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी वो जितने सीटें हैं उतना ही काउंसलिंग होगी। दूसरा है ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए सबसे पहले सफल अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, जिसके लिए शुल्क निम्नवत है। क्या है देखिए, जनरल के लिए 1000, BC कैटेगरी में आते हो या EBC में, या ओमेन के लिए या EWS के लिए 750 रुपये है, और ST/SC वालों के लिए है 500 रुपये। ठीक है, इतना पता होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत अच्छे पॉइंट है, आगे देखते चले। ये तो सिर्फ जनरल पॉइंट है जो हम लोग सभी जानते हैं या नहीं जानते हैं तो भी देखें। आगे देखिए, इसमें एक नोट करके लिखा हुआ है, फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ये पॉइंट, अगर आप एक बार फी जमा करते हैं तो उसके बाद वो रिटर्न नहीं होगा। थर्ड देखें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कॉलेज का चयन करना होगा। जैसे ही आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी, आप जो फी पे करेंगे चाहे 1750 या 500, उसके बाद फिर आपको कॉलेज चयन करना होगा। उसमें सावधानी बरतनी होगी। कॉलेज का चयन, चौथा पॉइंट, कॉलेज का चयन कर लेने के बाद आपको उनका प्रेफरेंस देना होगा। जी हाँ, आप जिस यूनिवर्सिटी में जिस कॉलेज को प्राथमिकता देना चाहते हैं वो दें। जिस महाविद्यालय में आपका पहला प्रेफरेंस देंगे उसको पहला लिखें, और इसी तरह आप कॉलेज को प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो चलते हैं, अब इसके आगे बहुत सारे अच्छे बिंदु हैं, अभी देखते जाएं। पांचवा है कि प्रेफरेंस देने के बाद आप चॉइस को सबमिट करेंगे। ठीक है, आप अपने चॉइस को सबमिट कर देंगे। नोडल यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित तिथि को आपकी मेरिट और प्रेफरेंस के आधार पर कॉलेज अलॉट किया जाएगा। जो आपका मेरिट बनेगा उसके आधार पे, और जो आपका प्रेफरेंस है कॉलेज की, जो आप कॉलेजेस की प्रेफरेंस देंगे उसके आधार पे कॉलेज अलॉट किया जाएगा। यदि, अब यहाँ पे सुने, यहाँ पे अब मेन बिंदु स्टार्ट होता है कि यदि आप अलॉटेड कॉलेज से सहमत हैं तो आप एक्सेप्टेड को क्लिक करेंगे। एक्सेप्टेंस के बाद आपको बीएड के प्रवेश शुल्क, एडमिशन फी का पार्ट 4000 है, जो कि पूर्णतः सरकारी है, मतलब फुल्ली गवर्नमेंट के लिए 4000 उस समय लगेंगे। और जो अदर कॉलेज है, चाहे प्राइवेट हो या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट हो, उसके लिए 25,000 रुपया लगेंगे। यहाँ पे मैंने एक शब्द बोला है कॉन्स्टिट्यूएंट, मैं बताऊंगा वो क्या है, कि किस कॉलेज को कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज कहते हैं। ऑनलाइन जमा करना होगा। तो 25,000 रुपये अन्य महाविद्यालय वालों को जमा करना होगा, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट हो। कोर्स फी की शेष राशि आपको अलॉटेड महाविद्यालय में जमा करना होगा। मतलब या तो 4,000 या 25,000 जमा करने के बाद आप जो शेष राशि बच जाएगी वो फिर अपने कॉलेज में जमा कर देंगे। 8वां देखें, यदि आप अलॉटेड कॉलेज से एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो डिनाई को क्लिक करें। यहाँ पे क्या मैंने बोला था 7वां में, यदि अलॉटेड कॉलेज से सहमत हैं तो एक्सेप्ट करें, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, डिनाई करेंगे और अगले काउंसलिंग में भाग लेने तक इंतजार करें। ठीक है, फिर अगला काउंसलिंग होगा तब आप भाग ले सकते हैं। अगर आप सहमत नहीं हैं कॉलेज के जो आपने प्रेफरेंस दिया है
वो जो आपको अलॉट किया गया है उससे अगर सहमत नहीं है तो फिर आप उसको डिनाई करके अगले काउंसलिंग का वेट करें। अगले काउंसलिंग में आपको दोबारा काउंसलिंग फ़ी नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ, आपने जो फ़ी दे रखा है चाहे 1000 या 750 या 500 वो फिर नहीं लगेगा, लेकिन सारी प्रक्रियाएँ जो अगली प्रक्रियाएँ काउंसलिंग में होगी वो फिर आपको दोहराना पड़ेगा। जो इस बार हुई थी काउंसलिंग में प्रक्रियाएँ वो फिर से वही प्रक्रिया फिर से होगी। अब देखें 10वां पॉइंट क्या है। 10वां है कि प्रत्येक काउंसलिंग चक्र में उतने ही अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग करवा पाएंगे जितने की सीटें हैं, ये तो पहले ही बता दिया गया है। 11 में यदि ऑनलाइन काउंसलिंग के चक्र पूरा हो जाने के बाद भी सीटें बच जाती है तो एक स्पॉट काउंसलिंग होता है। जी हाँ, स्पॉट राउंड काउंसलिंग करवाए जाएंगे जिसमें सफल अभ्यर्थियों का फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर जिन महाविद्यालयों में सीट बची होगी उनके लिए काउंसलिंग कराई जाएगी। वहाँ पे अब ये नहीं है कि आपने ये सिलेक्ट किया था, पहले आइए और आपके चॉइस के अनुसार जहाँ बन पाता है आप वहाँ करवाएं, पहले आवें पहले पावें। तो 12वां है काउंसलिंग के शेड्यूल टेंटेटिव हैं, मतलब क्या इसमें चेंजेज हो सकते हैं, इसमें बदलाव संभव है। इसलिए सलाह दी जाती है कि अभ्यर्थी इस दिए गए साइट पे जाके बार बार व्यू करें और समय समय पर सूचनाओं को देखते रहें। 13 है जिस राउंड की काउंसलिंग में भी सीट भर जाएगी तो फिर आगे की काउंसलिंग नहीं होगी। मतलब इसका ये हुआ कि अगर फर्स्ट काउंसलिंग में ही सीट भर जाती है तो सेकंड नहीं होगा, अगर सेकंड में भर जाती है तो थर्ड नहीं होगा, अगर थर्ड में भर जाती है तो फिर जो स्पॉट राउंड काउंसलिंग है वो नहीं होगी। तो इतना कहना था इसमें किसमें काउंसलिंग के संदर्भ में। अब एक है शेड्यूल। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल कैसे कैसे आवंटित है। पहला देखें, डेट ऑफ चॉइस ऑफ फिलिंग ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एंड पेमेंट ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ी कितना है, तो ये मैंने बता दिया है अभी तुरंत। आज से ही स्टार्ट है, यानी कि 7/10 से कब तक चलेगा, तो 17 तक चलेगा, यानी कि 7 अक्टूबर से लेकर 17। ठीक है, उसके बाद है डिस्प्ले ऑफ अलॉटेड कॉलेज। मैंने जिसके बारे में अभी बात किया कि आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा रजिस्ट्रेशन के बाद, वो कब किया जाएगा, तो 21/10 को। कब किया जाएगा, 21 अक्टूबर को। डेट ऑफ पार्ट ऑफ फी, जो मैंने पार्ट ऑफ फी बताया था क्या, गवर्नमेंट फुल्ली गवर्नमेंट के लिए 4000 और जो एनी जिसको छोड़ के गवर्नमेंट को छोड़ के चाहे कॉन्स्टिट्यूएंट हो या प्राइवेट हो उसके लिए कितना था 25,000 यानी कि 25,000 वो आपको देने होंगे। कब, तो वो देने होंगे 21 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर के बीच ये आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, ये तीसरा था। चौथा है डिस्प्ले ऑफ फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट। जो फाइनल आपको अलॉट किया जाएगा उसका लिस्ट जो है 3/11 यानी कि 3 नवंबर को दे दिया जाएगा। 5वां है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एट कंसर्न्ड पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी। जो भी जिस भी यूनिवर्सिटी को आपने चूज किया है जिसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसमें जो वेरिफिकेशन होगा वो 2 राउंड में, एक 9 नवंबर से लेकर 12 नवंबर, एक 23 से लेकर 25। इसमें आप जाके अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अब देखते हैं छठा पॉइंट क्या है, डिस्प्ले ऑफ द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन द कॉलेज। ये होगा 28 नवंबर को। ठीक है, अब यहाँ पे एक आ रहा होगा ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल फॉर वैकेंट सीट्स इफ एनी। मतलब इस काउंसलिंग के बाद अगर सीट बचती है तो फिर से काउंसलिंग होगी। वो कैसे क्या होगी फिर देखें आगे। डिस्प्ले ऑफ अलॉटेड कॉलेज, यानी सीट जब बच जाएगी तो फिर कब से डिस्प्ले किया जाएगा, तो वो किया जाएगा आपका 1 दिसंबर को। वो कब किया जाएगा, 1 दिसंबर को, यहाँ पे 1/12/2020। फिर उसका डेट ऑफ पार्ट ऑफ फी पेमेंट वो किया जाएगा आपका 1/12 से 4/12 यानी कि 1 दिसंबर से 4। डिस्प्ले ऑफ फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट ये होगा 6 दिसंबर को। ठीक है, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन मतलब सेम उसी तरह जैसे मैंने बताया था पिछला वाला फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में सेम उसी तरह होगा, बस आपका डेट सिर्फ चेंज होगा। तो 8/12 से 12/12 तक, 8 दिसंबर से 12। 5वां होगा डिस्प्ले ऑफ द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन द कॉलेज, ये 14 दिसंबर को। इसके बावजूद भी अगर सीट बच जाती है तो फिर अगले राउंड के लिए आप जाएंगे। तो देखते हैं उसकी डेट क्या है। सेम प्रोसेस है, डिस्प्ले ऑफ अलॉटेड कॉलेज कब है, तो 16 दिसंबर को है। कब है, 16 दिसंबर को है। फिर डेट ऑफ पार्ट फी जो मैंने बताया था वो 16/12 से लेकर 19/12 तक है। फिर डिस्प्ले ऑफ फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट तो वो 20/12 को है। और फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एट कंसर्न्ड पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी ये 21 से लेकर 23 तक है। फिर जो 5वां है डिस्प्ले ऑफ द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन द कॉलेज ये 24/12/20 को। अगर इसके बाद भी सीट रह जाती है तब होता है स्पॉट राउंड काउंसलिंग, उसका भी डेट देख लें। उसका डेट है डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी कब होगी स्पॉट राउंड के लिए, तो ये होगी 25 दिसंबर को यानी कि क्रिसमस डे के दिन। ठीक है, डेट ऑफ काउंसलिंग एंड पार्ट फी पेमेंट बाय डीडी कब होगा,
तो 26/12 से लेकर 30/12 तक, ठीक है। फिर कंसोलिडेटेड लिस्ट सबमिशन बाय कॉलेजेज वो होगा 31/12 को, यानी कि 31/12 तक अभी तक जो संभावित प्रक्रिया है वो पूर्ण होती हुई दिख रही है 31 दिसंबर, यानी कि इस साल के लास्ट तक। अगर यहाँ तक सभी जो डेट दिया हुआ है, सभी तिथि निर्धारित है, उसके संदर्भ में अगर सारी प्रक्रिया हो जाती है तो यानी कि नए साल से 2021 से आपका जो क्लास होगा उसकी कमेंसमेंट कर दी जाएगी, उसकी घोषणा कर दी जाएगी और हैप्पी न्यू ईयर के साथ आप लोग न्यू जर्नी के लिए भी तैयार होंगे। तो आपको मैंने बीच में बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज क्या है, मैं बताता हूँ। तो चलिए हम लोग सुनते हैं अब। तो अभी हम लोगों ने दो बातें देखी। एक देखी काउंसलिंग के चरणबद्ध बिंदुओं के बारे में कि कैसे कैसे आपका काउंसलिंग होगी और उसकी शेड्यूल क्या होगी, किस किस डेट में कैसे कैसे होगी। अगर एक काउंसलिंग में सीट नहीं भरती है तो फिर दूसरा कब होगा, तीसरा कब होगा और स्पॉट राउंड काउंसलिंग कब होगी, ये सारी बातें हम लोगों ने देखी। और बीच में मैंने एक शब्द बोला था कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज। ये क्या होता है कि जो पूर्ण सरकारी कॉलेज है वो जिसमें कि नाम मात्र का फ़ी लगता है, बहुत कम फ़ी लगती है, और एक प्राइवेट कॉलेज है उसके बीच में होता है। मतलब प्राइवेट में तो फुल्ली फ़ी लगता है स्टूडेंट का और गवर्नमेंट में लगभग ना के बराबर, लगभग नहीं के बराबर। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में क्या होता है, कुछ पैसा सरकार देती है और कुछ पैसे स्टूडेंट को लगते हैं, यानी कि दोनों के बीच में। इसे हम लोग आंशिक सरकारी कॉलेज कह सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का भी कुछ पार्ट होता है और हमारा भी होता है। तो इसी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज और सरकारी कॉलेज को लेके मैंने जो बोल रखा था कि एक वीडियो बनाऊंगा, एक उसमें कॉलेज के बारे में बताऊंगा। तो ये वीडियो पे काम चल रहा है लेकिन मैं नहीं डाल रहा हूँ इसलिए कि बहुत सारी जगह अलग अलग इसमें देखने को मिल रही है, अलग अलग डेटा देखने को मिल रही है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि मधेपुरा यूनिवर्सिटी का 2 कॉलेज है, PS कॉलेज और TP कॉलेज, उसको कहीं कहीं गवर्नमेंट कॉलेज बता दिया गया। जब मैं वहाँ के कैंडिडेट से बात किया तो पता चला नहीं, ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है। और वो कैंडिडेट भी पिछले बार इसी वीडियो के चक्कर में क्या हुआ था कि उन्होंने वीडियो में दे दिया कि वो गवर्नमेंट कॉलेज है, उन्होंने जाके भर दिया फर्स्ट नंबर पे PS कॉलेज या TP कॉलेज। उसके तो पता चला कि नहीं, वहाँ पर फ़ी लगेगा, प्राइवेट से थोड़ा कम लगे लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज के होने के नाते वहाँ पे फ़ी आपको देना पड़ेगा। तब वहाँ पे उन्होंने फ़ी दिया और उस चक्कर में बहुत सारे कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में उनका हो सकता था वो छूट गया। तो इसलिए जो भी आप लोग देखते हैं या फिर सुनते हैं उस पर विश्वास करें, लेकिन अपनी ओर से पूरी तरह से 100% कन्फर्म होने के साथ, ठीक है। वो वीडियो मैं नहीं ला रहा हूँ, कॉलेज पे काम चल रहा है कि कहाँ कहाँ कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है, कौन कौन सा गवर्नमेंट है और कौन कौन सा फुल्ली प्राइवेट है। तो जो 14 यूनिवर्सिटी हैं बिहार में उस पर मैं देख रहा हूँ कौन कौन सा कॉलेज है। एक यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेज हैं, तो उस पर अभी काम चल रहा है। अगर वो फाइनल हो जाता है, अगर अच्छी तरह से मैं संतुष्ट हो जाता हूँ कि ये फाइनल डेटा आप लोगों के देने लायक है तो मैं दूंगा ज़रूर और बहुत जल्द दूंगा। अब इस चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, जो आगे की प्रक्रिया है वो उसके लिए तो आप जुड़ ही सकते हैं बिल्कुल। जो अभी मैंने एक वीडियो पहले डाला था डॉक्यूमेंट्स पर आधारित, और जिनके पास मूल सर्टिफिकेट नहीं है वो क्या करें, उनमें मैंने फुल्ली अच्छे से विथ प्रूफ लेटर के साथ दिखाया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बताया कि जो आपका काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो और शेड्यूल उसके बारे में बताया। और मैं बताना चाहता हूँ एक बात और, इस पर तो आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपके एडमिशन तक का, लेकिन एडमिशन के बाद बहुत सारे ऐसे भी चैनल है कि आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, लेकिन एडमिशन के बाद भी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको सीटेट KVS की तैयारी तो कराई जाती है, साथ ही साथ अब BEd का मटेरियल भी मैं डालूंगा। जो BEd की आपकी पढ़ाई होगी उसका मटेरियल भी टीचर्स कैंपस पे आएगा। हालांकि आप जाके देख ले प्लेलिस्ट में मैंने RTA एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, जो भी जितने हद तक पढ़ा रखा है वो टॉपिक है शून्य मात्र सीटेट या KVS के लिए, मैंने पूरा एक एक चीज़ उससे पढ़ा रखा है जो आपके BEd में भी पढ़ना है। चाहे वो RTA एक्ट 2009 हो या फिर ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो या ZPD हो, कुछ भी हो, या सोशियो कल्चरल थ्योरी हो, तो मैं पूरा डिटेल में पढ़ाता हूँ। आपके BEd में भी काम आएगा और उसके साथ साथ आप निश्चित रूप से जो BEd कर रहे होंगे वो सीटेट या KVS की तैयारी करेंगे ही। तो इस चैनल से जुड़ेंगे तो आपका सारा काम आसान हो जाएगा। DEd या BEd की जो मटेरियल होगी वो भी आएगी और प्लस जो सीटेट KVS की तैयारी चल रही है वो भी होती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो कॉलेज अलॉटमेंट पे काम चल रहा है, कॉलेज सिलेक्शन पे कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है, कौन सा गवर्नमेंट है, मैं उस पर बारीकी से देख रहा हूँ। अगर वो हो गया सही तो मैं उस पर वीडियो जल्द लेके आऊँगा। और अगर बीच में कोई सूचना आती है, कुछ बदलाव आता है तो उस पर भी मैं वीडियो दूंगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देंगे और अधिक से अधिक अपने मित्रों और अपने समूहों में इस वीडियो को आवंटित कर दें, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाएं, क्योंकि हम लोगों का साथ बहुत दिनों तक रहने वाला है। तो चलिए आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।